पहले वाली वीडियोज में आपने कक्षा 10वीं कक्षा के जो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का पार्ट पहला पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने अच्छे तरीके से पूरी डिस्कशन की थी कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है और क्या बुक्स आपको लेनी चाहिए, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए 10वीं कक्षा के लिए। ठीक है बच्चे, सब डिस्कस कर दिया। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण में हम लोग पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से ये समझेंगे कि किस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आज का ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, पहले जो हम बात करेंगे किताब के बेसिस पे है, लेकिन मैंने अपने हाथों से हैंडराइटिंग में लिख दिया है, जिससे आपको टाइम ना लगे इसको करने में। ठीक है, इसमें हम लोग 10वीं कक्षा के रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। यदि हमारे पास एक समीकरण है जिसका नाम है Fe प्लस का H2 गिव्स Fe3O4 प्लस का H2, इसको हम लोग को संतुलित करना है। तो एनसीईआरटी के अनुसार पहले ये कहा जाएगा कि पहले चरण में जो है सूत्र के चारों तरफ बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ सूत्र जो दिया गया Fe, देखिए इसके चारों तरफ बॉक्स बना लिया इन्होंने, इस तरीके से मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है, सेकंड चरण में इन्होंने कहा है कि चरण में तत्वों की सूची बना लीजिए। जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, उसमें आप लोग उसकी क्या करो, सूची बना लो। तो यहाँ मैंने तत्व लिखा है Fe, H2 और ऑक्सीजन, ही तीन ही तत्व इसमें मिल रहे हैं पूरे समीकरण में। तो हमने लिख दिया अभिकारकों के परमाणु की संख्या यानी LHS, पूरा अभिकारक ये है, उसको लिख दिया यहाँ पर सीधे सीरीज में। जैसे Fe 1 मिला, Fe 1 लिख दिया, हाइड्रोजन जो है 2 मिला, 2 लिख दिया, ऑक्सीजन 1 मिला, 1 लिख दिया, सब चीज़ें यहाँ लिख दी गई हैं। और ऐसे उत्पाद में भी आपको दिखने यानी RHS जो मिलेगा उसमें भी आपको 3, 2, 4 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर जो हम एनसीईआरटी लेकर चलेंगे तो काफ़ी लंबा, क्योंकि वह 6 टर्म में कराता है, 7वां टर्म उसका होता है तत्वों के वो, तो इतना टाइम हम लोग के पास रहता नहीं है और इतना हम लोग को समझाना नहीं है। आगे हम लोग यूज कर देते हैं मनोहर विधि, जो कि हमने आप लोग बताया है। मनोहर विधि जो होता है, मनोहर, ठीक है बच्चे, मन को हरने वाली विधि मनोहर विधि हमने बताया था। यम से होता है मेटल, ए से होता है अब, ठीक है, मेटल के बाद अब कीजिए, और एन से होता है नॉन मेटल। पहले मेटल कीजिए बैलेंस, फिर नॉन मेटल कीजिए, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, रिपीट करना है, फिर से रिएक्शंस को रिपीट करेंगे। चलो देखते हैं आगे हम लोगों का क्या पूरा सिस्टम यहाँ मिलेगा। जैसे यहाँ Fe प्लस का H2 गिव्स Fe3O4 था ना, प्लस का H2, तो यहाँ Fe को हमने बैलेंस किया। देखो कैसे, मेटल मैंने लिख भी दिया है आगे। ठीक है, Fe यहाँ पर कितना भैया, 1 था पहले, यहाँ 2, 3 नहीं था, यहाँ Fe 1 था, तो यहाँ Fe3O4 था, प्लस का H2 था, तो यहाँ 3 Fe आपको दिख रहा है, तो यहाँ 3 मैंने इसके आगे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ हमको 3 यहाँ देखने को मिला, तो हमने Fe को बैलेंस यानी मेटल को बैलेंस कर दिया। अब इस इक्वेशन में नॉन मेटल कहीं नहीं है। इसके बाद आती है पारी ऑक्सीजन की, हमने यहाँ बताया है ऑक्सीजन की पारी। तो ऑक्सीजन की पारी में Fe देखो यहाँ प्लस का H2 है, गिव्स सब दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है। आगे इसमें हम लोग को देखेंगे Fe हमारा बैलेंस हो गया, जो Fe हमने लिख दिया है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वहाँ पर 1 है और यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ क्या करेंगे, आगे इसके लगा देंगे 4। हमने बताया था कि हम कभी यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ हमारे लगाने की कोशिश होता है, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री का महापाप हो जाता है। तो 4 लगा देंगे, H2O, तो 4 H2O यहाँ हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ भी ऑक्सीजन बैलेंस है। आगे बढ़कर हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन देखिए Fe3 है और H2O जो आपको मिलेगा 4H2O, Fe3O4, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू 4 है, यहाँ पर सॉरी 8 है, 4 दूना 8 होता है ना, 4H2 है ना, 4H2 यहाँ पर भी कर दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो ये जो समीकरण है, संतुलित समीकरण हम लोग को प्राप्त होता है, यानी चरण तीसरे में ही हम लोग का संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है यहाँ से। और अगर जो आप एनसीईआरटी के अनुसार चलोगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन फिर भी सही है, वो मेथड सही दिया उसने। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने आसान तरीका बताया जिससे आप लोग किसी भी आप समीकरण को बैलेंस कर सकते हो। अगर जो नहीं समझ में आया होगा लगातार, तो भाई कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्टिकुलर एक और वीडियो बना के समझा दूंगा। चौथे चरण में हम लोग देखेंगे भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखेंगे, जिसमें हम लोग ठोस रहेगा तो S लिखेंगे, द्रव रहेगा L लिखेंगे, गैस रहेगा G लिखेंगे, और जलीय रहेगा तो एक लिख देंगे। इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। देखिए Fe जो यहाँ पर रिएक्शंस कर रहा है वो सॉलिड स्टेट में रहता है Fe, और जो रिएक्शन H2O के साथ होता है वो गैसियस स्टेट में यानी कि भाप के साथ। ये बाद में रिएक्शन पता चलेगा आपको, मेटल नॉन मेटल नाम के चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि Fe जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाप के साथ रिएक्शन करता है तेजी के साथ, तो जाकर बनाता क्या है Fe3O4, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और H2 जो है वो गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी चीजें हम लोगों ने देखी अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी के पार्ट्स पे। अभी तक हम लोगों ने जहां तक संतुलित किया था रासायनिक समीकरण को, वहां से आगे बढ़ते हैं। यह देखिए रासायनिक समीकरण हम लोगों ने संतुलित कर लिया है, साथ ही साथ गैसियस स्टेट भी और सब जो भी पार्ट थे इसको हमने लिख लिया और शामिल कर लिया है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें यह है कि भाई प्रायः हर अपक्रिया जो है रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ये बात आप लिख लीजिए, जब तक कि उसमें कुछ यह आवश्यक ना हो। देखो भाई, कुछ अपक्रिया ऐसी होती है जिसमें हम भौतिक अवस्था सम्मिलित नहीं कर सकते, कुछ अपक्रिया ऐसी है जिसमें हम कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर जो आपसे पूछा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, तो आप लोग आराम से लिखिए
नहीं मिल पा रहा, गैसेस स्टेट सॉलिड स्टेट नहीं पता तो कोई जरूरत नहीं है, मत लिखिएगा, तभी आपको नंबर पूरा मिलेगा। अब कुछ बातें और भी हैं इसमें, देखिएगा एनसीईआरटी की। भाई कभी कभी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है में परस्पर जैसे ताप जो होता है, दाब होता है, उत्प्रेरक आदि भी सम्मिलित होते हैं, जिनके तीर के ऊपर लिखा जाता है। देखो तीर के ऊपर 3 चीजें, तीर ऐसे दिया गया ना इक्वेशन का, जिसमें 3 चीजें लिखेंगी। टेम्परेचर के लिए ये सिंबल होता है, प्रेशर जब लिखते हैं तो उसके लिए एटीएम का यूज होगा, एटीएम प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उत्प्रेरक में जो उत्प्रेरक होगा, मान लो C3COOH या C2H5, जो भी H2SO4, ये सभी उत्प्रेरक है। इसमें से कोई आप जो उत्प्रेरक इच्छा अनुसार जो उसके लिए पॉसिबल होगा, सही होगा, वह यूज कर लिया जाता है। चलो देखते हैं यहाँ रिएक्शंस क्या दिया है। यहाँ दिया है CO प्लस का H2 गैस, ठीक है, ये 340 एटीएम प्रेशर पे CH3OH बना रहा है, ठीक है, CH3OH बना रहा है, जो कि यहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो ये भी रिएक्शन हो गया। यहाँ क्या हुआ, आपको प्रेशर मिल गया यानी दाब मिल गया। टेम्परेचर के लिए बहुत से रिएक्शन टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन को गर्म किया, सॉरी कार्बन और यू समझो, इससे बता दे रहा हूँ, कार्बन ले लिया आपने, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन कराया, संपूर्णतः हीट किया कस के तेज के साथ, तो CO2 बन जाता है। तो यहाँ आपने तापमान ले लिया, ताप का रिक्वायरमेंट हो गया। उत्प्रेरक का रिक्वायरमेंट क्या है ये भी देख लो। जैसे मान लो यहाँ देखो, ये अभिक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, देखो टेम्परेचर यहाँ मिल गया ना। और क्लोरोफॉर्म, जहाँ ये क्रिया होती है क्लोरोफॉर्म वहाँ होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, सॉरी क्लोरोफिल होता है, मिस्टेक हो गया बाबू। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। जहाँ पर ये समझो कि भोजन बनाया जाता है पत्तियों के अंदर, वही क्लोरोफिल है। का ग्लूकोज बनता है, कार्बन ऑक्सीजन निकलता है, जल निकलता है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने समझी अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर जो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी तो बताइएगा, इसको मैं एक बार और समझा दूंगा रिएक्शंस को, और आज आसानी वे में समझ सकते हो। फिलहाल देख लो, चलो बता दे रहा हूँ। ये पत्तियां होती, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा रंध्र होते हैं और क्लोरोफिल भी होता है। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जाता है, जल के अंश जड़ से जाते हैं, H2O यहाँ से गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, दोनों आपस में मिक्सअप हुए सन के प्रकाश के लाइट में। तो यहाँ ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और जल बनाते हैं। ये पूरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक एनसीईआरटी में समझ लिया है। अब यहाँ कुछ बातें हैं, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन फिर भी लगातार बने रहिए, टेंशन नहीं है कोई, आराम से पूरी चीजें हम लोग खत्म करेंगे। तो ये पूरी प्रश्न को मैं लिखकर आराम से आपको समझा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।